चौपाल आज मर्दों से बिल्कुल खाली थी। सभी औरतों में इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी। ये चंदा जब से इस गांव में आई है, हमारा तो जीना दुश्वार हो गया है। मेरे पति तो आज सुबह बिना कुछ खाए पिए ही निकल गए। मुझे लगा यहाँ चौपाल पर होंगे, पर यहाँ नहीं है, तो जरूर उस चंदा के घर के आसपास घूम रहे होंगे। अरे मेरे पति का भी यही हाल है। रोजाना सुबह तैयार होकर जरूर ये उसी चंदा के घर के बाहर ही खड़े हो जाते हैं, और वो है कि अपना नाच दिखाकर धीरे धीरे करके सारे गांव के आदमियों को अपने वश में कर रही है। भगवान जाने क्या होगा। चंदा गांव में कुछ समय पहले ही आई थी, और धीरे धीरे करके गांव के लड़के तो क्या, बड़े बुजुर्ग आदमी तक उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए। इसीलिए आज गांव का हर आदमी सुबह सुबह चंदा के घर के आगे खड़ा हो जाता है कि कब चंदा घर से बाहर आएगी और कब उन्हें उसका डांस देखने को मिलेगा। चंदा जल्दी से बाहर आओ और तुम्हारे हुस्न की बारिश कर दो। हाँ, अरे पहले चंदा मेरे साथ डांस करेगी, तू पीछे हट। अरे नहीं, मेरे साथ करेगी, तुम दोनों पीछे हटो। और फिर सारे आदमियों में आपस में लड़ाई छिड़ गई कि चंदा किसके साथ पहले डांस करेगी। तभी चंदा घर से बाहर आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? आप सब आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्या मैं आज का डांस कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं चंदा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो इसीलिए लड़ रहे थे कि पहले तुम किसके साथ डांस करोगी। मैं एक एक करके तुम सब के साथ डांस करूंगी, पर जो मुझ पर ज्यादा देर नोट उड़ाएगा मैं उसके साथ और भी ज्यादा देर तक डांस करूंगी, क्योंकि धोखा देना मैंने सीखा नहीं है। मैं सबके साथ एक सी रहती हूँ। जो जितना प्यार देगा वो उतना ज्यादा प्यार लेगा मुझसे। मैं किसी एक की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो इस पूरे गाँव की गर्लफ्रेंड हूँ ना। बस फिर क्या था, चंदा ने डांस करना शुरू किया और हर कोई ज्यादा से ज्यादा नोट उड़ाने लगा ताकि चंदा उसके साथ डांस करे। चंदा भी भोले भाले गांव वालों का फायदा उठाती थी। वो जानबूझकर रोजाना ऐसी शर्त रखती थी ताकि गांव वाले उस पर नोट उड़ाते रहे, और उसकी चाल कामयाब हो जाती थी। गांव वाले भर भर कर उस पर नोट उड़ाते थे, पर चंदा किस इरादे से इस गाँव में आई थी ये कोई नहीं जानता था। चंदा ने गाँव वालों के अलावा चौधरी के बेटे मोहन को भी अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। मोहन चौधरी का इकलौता बेटा था। वो शादीशुदा था। 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी, पर जब से चंदा गांव में आई थी मोहन रोजाना उसके पास आ जाता था। ये बात उसकी पत्नी कविता भी जानती थी। सुनिए, आज बापू ने घर पर बुलाया है। मैं सोच रही थी आप मेरे साथ घर चलते। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने चंदा को वादा किया है कि मैं 5 बजे उससे मिलने जाऊंगा। तुम अकेले चली जाओ, मैं जा रहा हूँ, देर से लौटूंगा। मोहन चंदा के घर चला जाता है। कविता की आंखों में आंसू थे। क्या बात है मोहन, आज तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अरे जब तुम्हारे पास आने लगता हूँ वो मनहूस मेरा रास्ता रोक देती है, इसी वजह से देर हो जाती है। लाओ अब जल्दी से बोतल खोलो, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। अरे मेरे राजा रुको, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए ग्लास बनाती हूँ। ऐसे ही रोजाना मोहन चंदा के पास जाकर बैठता और शराब के नशे में डूबा रहता। चंदा ने पूरे गांव के साथ साथ मोहन को भी अपने कब्जे में कर लिया था। मुझे तो लगता है आप मुझे प्यार ही नहीं करते हैं, बस ऐसे ही मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे हैं। क्यों ऐसा सोचती हो? मैं रोजाना तुमसे मिलने आता तो हूँ। पर ऐसे मिलने से क्या फायदा मोहन? पता है सारे गांव वाले मुझे कितनी बुरी नजर से देखते हैं। मुझे सबके सामने नाचते हुए अब अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं ये गाँव छोड़कर चली जाऊंगी। अब ठीक है, मैं कविता को तलाक देकर तुमसे जल्दी शादी करूंगा, फिर तुम्हें इन गाँव वालों के सामने नाचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बस थोड़ा सा समय दो। चंदा का तीर निशाने पर लगा था। मोहन ने घर में अपने तलाक की बात की तो चौधरी का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। तू पागल हो गया है क्या? है तू कविता को तलाक देकर उस नाचने वाली से शादी करेगा? हाँ, क्योंकि मैं चंदा से प्यार करता हूँ। चंदा से तू क्या, सारा गांव प्यार करता है। देखा नहीं, पूरे गांव की गर्लफ्रेंड बनकर घूमती है। अरे वो बहुत चालाक है, वो तुझे कोई प्यार व्यार नहीं करती, वो सिर्फ तेरी दौलत पर कब्जा करना चाहती है। चंदा ऐसी नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार करती है। मैंने सोच लिया है, मैं बस कविता से तलाक ले रहा हूँ और कुछ ही दिनों बाद मैं चंदा से शादी करूंगा। मोहन गुस्से में चला जाता है। कविता सब कुछ सुन रही थी। उसने सोच लिया था कि वो चंदा को अपना घर बर्बाद नहीं करने देगी। एक दिन जब मोहन चंदा के घर से बाहर निकला तो कविता चंदा के घर जाती है। देख चंदा, अगर तूने मेरे पति को नहीं छोड़ा तो तू जानती नहीं है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं तेरी सच्चाई सबको बता दूंगी। क्यों? सबको क्या कहेगी? मैं तेरी सौतेली बहन हूँ जो तेरे से अपना बदला लेने आई है। अरे तू बता ही नहीं सकती। अगर तूने ऐसा किया तो तेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरा सच किसी से कह नहीं पाएगी। हाँ, मैं तेरी शादीशुदा जिंदगी खराब करने आई हूँ। शुरू से ही मुझे और मेरी माँ को घर में सौतेली बना कर रखा गया। बापू ने तेरी शादी इतने बड़े खानदान में करवा दी और मेरे लिए गरीब परिवार का रिश्ता ढूंढा। मैं शादी तोड़ कर आई थी, अब मैं तेरी जगह लूंगी। मैं बनूंगी मोहन की पत्नी, एक अमीर घर की बहू, और तू तलाक के बाद वापस बापू के पास चली जाएगी।
चंदा तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, ये तेरे मन की गलत सोच है। बापू ने कभी भी तुझे सौतेला नहीं माना। तू खुद शादी के मंडप से भागी थी ताकि तू फिल्मों में डांस कर सके, पर जब तुझे सुनील की सच्चाई का पता चला कि वो तुझे धोखा दे रहा है तो तू वापस आ गई। पर तुझे जब पता चला कि मेरी शादी मोहन के साथ हुई है तो तू मेरी जिंदगी खराब करने यहाँ आ गई। मेरी बात मान, अभी भी समय है, सुधर जा, वापस लौट जा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि तू और माँ पिछले कुछ सालों से अलग रह रहे हो। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं मोहन से शादी करके यहीं रहूंगी। अब तेरा पति मेरा पति बनेगा। तभी कविता के पिता आ जाते हैं। उनके साथ चौधरी और मोहन भी था। उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई थी। चौधरी साहब, मेरी बेटी कविता निर्दोष है, गलती मेरी ही है। मैंने आपसे अपनी दूसरी पत्नी सरला और इस नालायक बेटी चंदा के बारे में सच्चाई नहीं बताई। पहले सरला ने मेरी जिंदगी खराब कर दी और ऊपर से ये मेरी बेटी। शर्म आती है चंदा मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। तुम दोनों माँ बेटी ने मेरी जिंदगी तो खराब कर ही दी, अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करने दूंगा। चली जा यहाँ से अपनी माँ के पास, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राम नारायण जी, शांत हो जाइए। हमें पता है कि हमारी बहू कविता में कोई कमी नहीं है, गलत ये चंदा है। चंदा, अब इस गांव में एक पल भी रुकी तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। कविता, आज चंदा की सच्चाई हम सबके सामने लाकर तुमने बहुत सही किया, वरना मैं तो इस बेईमान के जाल में फंस चुका था। मुझे माफ कर दो कविता। चंदा गुस्से में वापस अपनी माँ के पास चली जाती है। कविता की जिंदगी फिर से ठीक हो जाती है। उसने हिम्मत की, अपनी बहन की सच्चाई सबको बताई क्योंकि वो गलत नहीं थी। मोहन को भी अपनी गलती का एहसास होता है। पूरे गांव वालों को जब सच्चाई पता चलती है कि चंदा सिर्फ मोहन को पाने के लिए गांव वालों का इस्तेमाल कर रही थी तो सब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। चंदा के जाने के बाद फिर से गाँव का वातावरण पहले जैसा हो जाता है और कविता अपनी हिम्मत और साहस से अपने और मोहन के रिश्ते को टूटने से बचा लेती है। सुमित जब शिमला घूमने गया तो उसे वहाँ की पहाड़न लड़की रीना से प्यार हो गया। गांव की साधारण लड़की रीना को सुमित अपने साथ ब्याह कर शहर ले आया। उसके ससुराल में उसकी सास और उसका पति था। नई नवेली बहू रीना ने ससुराल में आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। ब्याह के बाद अपनी पहली रसोई में रीना ने सबके लिए हलवा बनाया, जिसे खाकर उसकी सास और पति ने उसकी खूब तारीफ की। वाह वाह बहू, क्या हलवा बनाया है। फिर दिन में उसने दाल चावल बनाए और अब बारी थी डिनर में सब्जी और रोटी बनाने की। रात को सब्जी बनाकर उसने आटा लगाया और घबराते हुए रोटी बेलने लगी। अरे रीना, ये क्या लूलपंती कर दी, ये रोटी भी गोल नहीं बनी। बचपन में माँ ने मुझसे कितना कहा था, बेटी गोल रोटी बनाना सीख ले, सीख ले, सीख ले, सीख ले बेटी, नहीं तो सास गालियाँ देगी। तब माँ की सुन ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। यहाँ तो गोल छोड़कर हर शेप की रोटी बन रही है। रीना बेटा, अब जल्दी से अपना कोई जुगाड़ लगा, कैसे खिलाऊं अपनी सास और पति को गोल गोल रोटी। हाँ, आइडिया। फिर रीना जल्दी से टेढ़ी मेढ़ी रोटी बेलती है और उस पर गोल छोटी प्लेट रखकर उसे गोल आकार में काट लेती है। आहा, क्या गोल रोटी बनकर तैयार हुई है। वाह रीना वाह, सचमुच तेरे जुगाड़ का भी जवाब नहीं। लेकिन ऐसे उसे रोटी बनाने में काफी देर हो गई। बाहर खाने के टेबल पर बैठा उसका पति और सास उसकी रोटी का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी रीना की रसोई का गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया। अरे रीना, कहाँ रह गई? जल्दी रोटी लाओ ना। जी जी, अभी लाई। हे भगवान, अब इस गैस सिलेंडर को भी आज ही खत्म होना था। उधर माँ जी और ये रोटी का इंतजार कर रहे हैं। अब क्या करूँ? अब यूँ खाने के लिए बैठे को बीच में सिलेंडर के लिए उठाना सही नहीं होगा। और फिर वो दोनों क्या सोचेंगे कि कैसी गवार बहू लाए जिसे सिलेंडर तक लगाना नहीं आता। रीना रीना चल चल, अब तू फिर से अपना कोई जुगाड़ लगा। उफ, इस बीमारी सिलेंडर से अच्छा तो अपने गाँव का चूल्हा होता है। चूल्हा, हाँ चूल्हा। इतना कहकर रीना छत पर रखी कुछ लकड़ियां ले आती है। फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह सरला अपनी बहू की मदद के लिए रसोई घर में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? तू राख से बर्तन धो रही है? हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे हमारे गाँव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे। बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता, तू ये राख लाई कहाँ से? अब क्या बताऊं मैं आपको, कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर खत्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैं छत पर रखी लकड़ियां ले आई और 4 ईंट से चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियां सेक दी। हे भगवान बहू, तुझे पता भी है लकड़ियां कितनी महंगी हैं। वो लकड़ियां तो मैंने लोहरी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उनसे चूल्हा ही जला दिया। अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो लोहड़ी देख पाओगी ना। अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था, तू उसे लगा लेती ना। माँ जी, आप तो जानती हैं मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच आप लोगों को उठाना जरूरी नहीं समझा। हाँ, कह तो तू बिल्कुल सही रही है। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता नहीं।
ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन सुमित को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी में नाश्ता करता है कि तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फोन पर गिर जाता है। ओ नो, ये क्या हो गया? क्या हुआ सुमित जी? मेरे फोन में पानी चला गया है और अब ये 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट्स को कॉल भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फोन 1 दिन में ठीक कर दूंगी, तब तक आप मेरा फोन इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों, तुम क्या 1 दिन में कोई जादू करने वाली हो क्या? अच्छा, मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी अपना फोन दो, मैं उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। सुमित के ऑफिस जाते ही रीना उसके फोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है। अगले दिन रीना सुमित को उसका फोन देती है तो वो जैसे ही फोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। अरे वाह रीना, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? जी, आपके फोन में थोड़ा पानी चला गया था, इसलिए मैंने इसे सुखा दिया आटे के कनस्तर में डालकर। इसी तरह से रीना हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही देती थी और अपने घर वालों की मदद किया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते। फिर एक दिन सरला मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे कि सुमित का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। सुमित जी, आज संडे है, बताइए तो आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? सुमित कोई जवाब नहीं देता। कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद सुमित उसे एक पेपर पर लिख कर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी, मुझे उससे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। क्या 3-4 दिन? आप देखिए, मैं आपका गला 1 दिन के अंदर ही कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसे आप दिन में 2 से 3 बार पियेंगे ना तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये कहकर रीना किचन में काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ सरला को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और रीना से कहती है, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? सुमित को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवा कर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा ये काढ़ा किसी काम का नहीं है। माँ जी, ये काढ़ा बहुत ही कमाल की चीज है, आप बस मुझे 1 दिन का वक्त दो। अगर 1 दिन में इनकी आवाज वापस नहीं आती तो फिर हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सरला के लाख समझाने के बावजूद भी रीना उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2-3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब सुमित सोकर उठता है तो उसकी आवाज वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है रीना तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता जितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। देखा माँ, तुमने रीना के जुगाड़ का कमाल। हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, तेरी आवाज तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ ही गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है, ये हमें हमेशा सही फल ही देता है। तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है? हाँ हाँ, मेरी जुगाड़ू बहू। ये कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।